नमस्कार दोस्तों, जीसीपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश जाट आपके सामने लेके आया हूँ बायोलॉजी की कक्षाएं, जिसमें आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की बॉटनी की क्लास का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अपन आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जैसा कि नाम में विदित है, क्या वनस्पति क्या होती है? वनस्पति वनस्पति होती है दोस्तों अपने चारों ओर पाए जाने वाले पादप, पेड़, वृक्ष। अब आप सभी को पता है कि पादपों को आकारिकी विविधता के आधार पर, इसके आधार पर दोस्तों, आकारिकी विविधता के आधार पर आकारिकी विविधता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो होता है शाकीय पादप। क्या होता है दोस्तों? शाकीय पादप। दूसरा होता है शूप, और तीसरा होता है वृक्ष। शाकीय पादपों को क्या बोलते हैं दोस्तों? हर्ब्स प्लांट्स। शूप पादपों को क्या बोलते हैं? और वृक्ष को बोलते हैं ट्री, और शूप पादपों को बोलते हैं श्रब्स प्लांट्स। ट्रीज, वृक्ष। ट्रीज से क्या होता है दोस्तों? अपने को छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और उसके अलावा लकड़ी वगैरह भी प्राप्त होती है। तो आप ये सभी जानते हो दोस्तों। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों। तो आज अपन अपना टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट और आगे चलते हैं। हाँ, अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे कौन सी बुक? बीएससी पार्ट प्रथम की बुक है माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है क्या? सूक्ष्म। क्या होता है दोस्तों? सूक्ष्म। और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, जिसमें अपन अध्ययन करते हैं। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन
करते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आपको पता है कि नाम से ही जैसे पता चल रहा है सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या होता है कि जिन्हें नग्न आंखों के द्वारा, इसके द्वारा दोस्तों, जिन्हें नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता हो, नहीं देखा जा सकता हो, वह क्या कहलाएंगे दोस्तों, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं दोस्तों। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन और भी आगे चल के इस अध्याय में अपन आगे बातें करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, माइकोलॉजी क्या होती है। माइकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कवक विज्ञान। क्या होता है दोस्तों, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान में अपन किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, कवकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ स्लाइम बोर्ड और कवक ईस्ट ये सभी वगैरह इसमें आएंगी। और ये है अगला, इसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान यानी पादपों में होने वाले कुछ प्रमुख रोग आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में दिए हुए हैं, तो उनके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की क्लासों में। तो आज का अपना जो टॉपिक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी का इतिहास। सूक्ष्म जैविकी का, सूक्ष्म जैविकी का इतिहास, सूक्ष्म जैविकी का इतिहास एवं विकास दोस्तों। अब इस अध्याय में अपन बात सिर्फ किसकी करेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो अब मैं बता दूं दोस्तों कि कौन कौन से जीव सूक्ष्म होते हैं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो मैं बात करूंगा सूक्ष्म जीव, तो सबसे पहले अपन मान लो किसका नाम ले लेते हैं, जीवाणु का। किसका नाम ले लेते हैं दोस्तों, जीवाणुओं का। फिर आते हैं विषाणु, जीवाणु जिन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया। फिर बात करते हैं दोस्तों विषाणु। विषाणु क्या कहलाते हैं दोस्तों, वायरस। इंग्लिश में बोले तो क्या, वायरस। कुछ प्रोटोजोआ जंतु, कुछ प्रोटोजोआ जंतु, ये सभी क्या है, अत्यंत सूक्ष्म आकार की संरचनाएं जिन्हें अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों ऐसा क्या किया जाए कि इन्हें अपन आसानी से देखें, तो इनको देखने के लिए दोस्तों अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, माइक्रोस्कोप की। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब बात करते हैं सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र के बारे में। तो सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेन आए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। थोड़ा सा दोस्तों छोटा कर लेते हैं पेन को, साइज मेरे को लग रहा है मोटा है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या कार्य किया, देखो दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक डेप्ट हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, डेप्ट हॉलैंड के निवासी, डेप्ट हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में अनेक कार्य किए और सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में कार्यों के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। इसके अलावा ये
अलावा ये प्रोटोजोआ के संस्थापक भी कहलाते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, जिससे इन्हें क्या कहते हैं, संस्थापक। इन सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, संस्थापक कहते हैं दोस्तों, संस्थापक। संस्थापक कहते हैं किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। अब इन्होंने क्या कार्य किया कि जिसके कारण इनको सूक्ष्म जीव का पिता कहा गया। तो आइए दोस्तों अपन आगे चलते हैं। हाँ, इन्होंने क्या कहा कि ये क्या थे, डेप्थ हॉलैंड के निवासी थे। तो वहां पर क्या थे, एक व्यापारी का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे, व्यापारी का, यानी कपड़े के ये व्यापारी थे और कपड़े का व्यापार करते थे। इसका कपड़े का व्यापार। जब दोस्तों इनके पास क्या होता था, खाली समय होता था ना दोस्तों, तो ये क्या करते थे कि लेंसों को घिसकर, कांच को घिसकर लेंस बनाने का कार्य किया करते थे। जिससे इन्होंने क्या किया कि 250 लेंस ऐसे बनाए इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी में यूज होते हैं, और उनके प्रयोग के द्वारा इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखना का कार्य क्या कर दिया दोस्तों, बहुत ही सरल बना दिया। तो मैं बात वही कर रहा हूं दोस्तों। तो इन्होंने कितने लेंसों का आविष्कार किया, 250 लेंसों का, 250, जिनकी आवर्धन क्षमता 100 से 300 गुणा, 100 से 300 गुणा तक थी। कितनी गुणा थी दोस्तों, 100 से 300 तक गुणा थी। अब ये क्या कार्य करते थे, इसके अलावा ये कपड़े की बुनाई का कार्य। अब जो ये लेंस बनाते थे, तो उन लेंसों की सहायता से जो कपड़े की बुनाई का कार्य किया करते थे, कपड़े की बुनाई का कार्य किया करते कपड़े की बुनाई का कार्य किया करते थे दोस्तों। साथ के साथ आप नोट्स उतारते भी जाना दोस्तों। और अपन अब आगे चलते हैं। अब ल्यूवेनहोक ने फिर एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज की। किसकी दोस्तों, साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज की। साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिससे उन्होंने नदी के पानी में, जिससे उन्होंने नदी के पानी में लार में दांतों के खुरचन में, दांतों के ऊपर जो दोस्तों काई जम जाती है ना, उसे बोलते हैं दांतों की खुरचन में, व मल के ऊपर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किए दोस्तों, प्रयोग किए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रयोग किए और उन्होंने इनके ऊपर पाया, क्या पाया दोस्तों, इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पानी में लार वगैरह, दांतों की खुरचन, मल आदि पर देखा, तो इन्होंने कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्हें क्या नाम दिया दोस्तों, एनिमलक्यूलस नाम दिया। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूलस नाम दिया, एनिमलक्यूलस।
एनिमलक्यूलस नाम दिया। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, एनिमलक्यूलस, एनिमलक्यूलस है नाम दिया। अब दोस्तों इन्होंने अपनी अपने ये प्रयोगों को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भेजे और इनके प्रयोग प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी के नाम से प्रकाशित हुए। प्रोसीडिंग रॉयल सोसाइटी के नाम से प्रकाशित हुए। रॉयल सोसाइटी के नाम से प्रकाशित रॉयल सोसाइटी के नाम से दोस्तों क्या हुए, इनके प्रयोग प्रकाशित हुए। स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। दोस्तों आगे चलते हैं। स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। अब दोस्तों इसमें नाम से ही क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि स्वतः किसी चीज की क्या होती हो, उत्पत्ति होती हो, उसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत ही कहते हैं। अब उत्पत्ति किसकी होगी दोस्तों, जीवों की। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो जीवों की उत्पत्ति किससे बताइए दोस्तों, निर्जीव पदार्थों से मानी गई है। निर्जीव पदार्थों से मानी गई। किसके अंतर्गत मानी गई है दोस्तों, स्वतः उत्पत्ति के सिद्धांत में। अब इस सिद्धांत को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, आजीवात जनन। क्या कहते हैं दोस्तों, आजीवात जनन के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मानना है कि जीवों की उत्पत्ति अपने माता पिता से होती है। अब दोस्तों बात करते हैं निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे थे कंटिन्यू, तो उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो इस उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में, स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में, स्वतः उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में 1861 में लुई पाश्चर ने प्रमाण प्रस्तुत किए दोस्तों। प्रमाण प्रस्तुत किए। क्या किए दोस्तों, प्रमाण प्रस्तुत। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे प्रमाण प्रस्तुत किए किसने, लुई पाश्चर ने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। अब लुई पाश्चर ने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। अपन आगे चल रहे हैं, आगे लेते हैं जीवाणुओं की खोज। अब अपना टॉपिक क्या है, जीवाणुओं की खोज। तो जीवाणुओं की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया
दोस्तों जीवाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट कोच को। किसको जाता है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच दोस्तों, रॉबर्ट कोच को महत्वपूर्ण स्थान इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की, आपको पता है। और ये कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी, जर्मनी के निवासी थे। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गुरु का नाम था हेनले। हेनले। तो ये अपने गुरु हेनले से क्या हुए दोस्तों? प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर इन्होंने सूक्ष्म जीवों के ऊपर क्या किया? खोज कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की थी। कौन से रोग के जीवाणु की खोज की थी दोस्तों? एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग के एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की। अब दोस्तों बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग। क्या होता है एंथ्रेक्स रोग? दोस्तों ये एंथ्रेक्स रोग पालतू जानवरों में होता है, जो पालतू जानवरों के होने के बाद ये मनुष्य में भी होता है दोस्तों। तो पालतू जानवर जैसे भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, गाय भैंस की खोपड़ी में पाया जाता है। की खोपड़ी में उपस्थित छड़ाकार जीवाणु के द्वारा, छड़ाकार जीवाणु, इसका नाम है एंथ्रेक्स बैसिलस जीवाणु। एंथ्रेक्स बैसिलस, एंथ्रेक्स बैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग की, एंथ्रेक्स रोग की जीवाणु की खोज करने के बाद इसने क्या किया दोस्तों? रॉबर्ट काच ने कॉच अभिधारणा प्रस्तुत की। कॉच अभिधारणा प्रस्तुत की दोस्तों। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया? कॉच अभिधारणा। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? जीवाणुओं को क्या किया? संवर्धन किया, और संवर्धन के द्वारा इन्हें प्राप्त करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि जो एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स रोग का ये जीवाणु है एंथ्रेक्स, उसे इन पालतू जानवरों से, पालतू जानवरों से लेकर के चूहों की खोपड़ी, चूहों में प्रविष्ट करवा दिया दोस्तों। चूहों में प्रविष्ट करवाया। तो ये दोस्तों चूहे कैसे थे? पहले क्या थे? स्वस्थ थे ये दोस्तों, स्वस्थ चूहे। बाद में क्या हो गया दोस्तों? ये चूहे एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित हो गए। एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित हो गए, जिससे रॉबर्ट कोच को पता लगा कि यह रोग एक छड़ाकार
छदाकार जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से प्रकार की जीवाणु के द्वारा होता है? आकृति दोस्तों कैसी होती है? छड़ आकार की होती है, जिससे इसे नाम भी क्या दिया गया है? छड़ाकार जीवाणु। अब ये जो एंथ्रेक्स रोग है, ये एंथ्रेक्स रोग पालतू जानवरों से मनुष्य में भी होता है। मनुष्य में भी होता है। अब दोस्तों आप सब भी जानते हो कि पालतू जानवरों में जो रोग, जानवर भी क्या है? जंतु है। मनुष्य भी क्या है दोस्तों? जंतु है। लेकिन किस प्रकार का जंतु है? सबसे विकसित प्रकार का जंतु है दोस्तों। अपन बात कर रहे थे किसकी? जीवाणुओं के इतिहास या सूक्ष्म जीवों के इतिहास। तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीवों को जब नग्न आंखों से देखना क्या नहीं है दोस्तों? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक सूक्ष्मदर्शी का विकास नहीं हुआ था, तब तक सूक्ष्म जैविकी के इतिहास में बहुत ही कम वृद्धि हुई थी। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एक चमत्कार के रूप में दोस्तों इसके लिए साबित हुआ है, जिससे अनेक रोगों के बारे में अपने को पता चल सका कि बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियां मनुष्य और पादपों दोनों को संक्रमित करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास जल्द ही मिल जाएगी दोस्तों।